ओके, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में जो अभी स्क्रीन पर ऑपरेटर्स शो हो रहे हैं, सबसे पहले उसको डिस्कस कर रहे हैं, प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने नेगेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, इसके अलावा बिटवाइज की कैटेगरी को भी डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले अगर हम बात करें प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है, तो बेसिकली कैटेगरी है हमारे पास में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की, जो कि प्री और पोस्ट दो उसके आगे एक कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब अगेन ये यूनरी ऑपरेटर्स को बिलोंग करते हैं। अब आगे देखते हैं किस तरीके से काम करेंगे। अगर हम पोस्ट कंसेप्ट की बात करें, ठीक है, तो सिंपली होता क्या है कि पहले वैल्यू असाइन होती है लेफ्ट हैंड साइड पर, और देन जो आपके पास में राइट हैंड साइड पे वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। अगर वो पोस्ट डिक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट होगा, और अगर इंक्रीमेंट है तो आफ्टर असाइनमेंट, ठीक है, राइट हैंड साइड का जो वेरिएबल है सबसे पहले वैल्यू असाइन करेगा लेफ्ट साइड में, देन उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। ऐसे ही अगर मैं प्री की बात करूं, तो प्री में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले वैल्यू में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा, देन वैल्यू असाइन होगी कहाँ पर, लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल यहाँ पर पुट किया हुआ है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। मैंने सबसे पहले एक ए वेरिएबल यहाँ पर पुट किया है जिसकी वैल्यू 40 है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पोस्ट इंक्रीमेंट की, तो देखें सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है ए प्लस प्लस, यानी कि सबसे पहले क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो देन पहले ए की जो वैल्यू 40 है वो बी में असाइन होगी। तो देखें अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले अगर मैं बी की वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊंगी तो बी की वैल्यू 40 रहेगी, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूट होने के बाद अगर हम ए की वैल्यू को चेक करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41। ठीक है, आफ्टर दिस पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद नेक्स्ट है हमारे पास में प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट के केस में प्री और पोस्ट दोनों एक्सप्लेन कर रही हूँ, बाकी डिक्रीमेंट के केस में जो प्री और पोस्ट है वो एज इट इज सेम रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है, बस वहां पर वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। अगर हम प्री इंक्रीमेंट की बात करें तो प्री का मतलब पहले जो राइट मोस्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, देन जो भी रिजल्ट है वो बी में असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी लास्ट में हमारे पास में ए की वैल्यू 41 हो गई थी, अब 41 में ही वापस से क्या होगा, प्लस प्लस। ठीक है, तो 41 प्लस 1, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ए में एक वैल्यू का एडिशन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम प्लस प्लस करेंगे तो यहाँ पर सिंपली 42 हो जाएगा, और यहाँ पर बी में भी 42 हमें रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। सेम इसी तरीके से डिक्रीमेंट काम करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट 42 वैल्यू थी, इसके अकॉर्डिंग अगर हम प्री डिक्रीमेंट देखेंगे तो राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम रहेगी, यानी कि सबसे पहले डिक्रीमेंट हो गया तो 42 से 41 हो गया, और 41 बी में भी असाइन हो गया। तो देखिए इस अकॉर्डिंग ये रिजल्ट है। ठीक है, और लास्ट अगर हम बात करें पोस्ट डिक्रीमेंट की, ठीक है, तो देखें अभी लास्ट ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, 41, और 41 में जब हम पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो सिंपली पहले वैल्यू असाइन होगी लेफ्ट साइड के वेरिएबल में, यानी कि बी में। ठीक है, तो देखें बी का जो रिजल्ट है वो जो ए का प्रीवियस रिजल्ट है वही रहा। ठीक है, लेकिन इस एक्सप्रेशन के एग्जीक्यूट होने के बाद ए वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक कम, यानी कि जो प्रीवियस वैल्यू थी 41 उसमें एक का डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से प्री एंड पोस्ट ऑपरेटर काम करता है। अब असाइनमेंट्स में मैं आप लोगों को इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा एक एक्सप्रेशन भी दे दूंगी, आप ट्राई करना उसको सॉल्व करने का।
कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना। आई थिंक ये एक्सप्रेशन सॉल्व करना आप लोगों ने लास्ट ईयर अच्छे से देखा होगा। नेक्स्ट, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यस, नेक्स्ट है हमारे पास में कॉमा ऑपरेटर। काफी स्टूडेंट्स को शायद इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन में पूछने थे, या जो भी कंफ्यूजन है वो एक बार क्लियर कर लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली कॉमा ऑपरेटर है। अगर हमारे पास में कोई भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन अगर हमने उन मल्टीपल एक्सप्रेशंस के बीच में कॉमा पुट किया है तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। देखें, सिंपली एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट सॉल्व होगी, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ सॉल्व होगी। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, सबसे पहले बी में वैल्यू असाइन होगी 3, ठीक है। 3 वैल्यू असाइन होने के बाद उसके बाद अगेन हम राइट मोस्ट सेक्शन पे चले तो बी की वैल्यू कितनी हो गई थी 3। तो जब हम 3 + 2 करेंगे तो फाइनल रिजल्ट ए में क्या असाइन हो जाएगा 5। लेकिन इस केस में जो बी वेरिएबल है उसका जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा 3 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट नहीं लगाया, हमने असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं पुट किया था, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग अगर मैं बी के आंसर की बात करूं तो बी में तो रहेगा 3 और ए में रहेगा हमारे पास में 5, ठीक है। यस, यहां तक कोई कंफ्यूजन? मैंने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आप लोगों को असाइनमेंट में भी दिए थे। ये जो प्रोग्राम है इसमें सबसे पहले मैंने b की वैल्यू 3 असाइन की है, ठीक है। देन 3 असाइन करने के बाद मैंने यहाँ पर सिंपली पुट किया b + 2, अगेन जो प्रीवियस एग्जाम्पल में था, ठीक है। तो जब हम b + 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू प्रीवियस कितनी थी 3, ठीक है। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। लेकिन अभी और भी कॉमा ऑपरेटर से सेपरेट किए हुए एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में मैंने b की वैल्यू को 10 से असाइन कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो अब b की वैल्यू जो पहले 3 थी वो ओवरराइट होकर 10 हो गई। 10 होने के बाद हमने नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा है, मैंने लिखा है b = b × 4। दैट मीन्स b की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी 10, ठीक है। तो 10 × 4 40, ठीक है। और 40 किस में असाइन हो जाएगा b में, ठीक है। यहाँ पर हमने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखी है, ठीक है, सिंपली यहाँ पर इसको आप कंपाउंड असाइनमेंट की तरह भी समझ सकते हैं। और अभी मैंने यहाँ पर b = b × 4 लिखा है, तो यानी कि b में वापस से आंसर असाइन भी होगा। तो b की वैल्यू तो हो गई 40, ठीक है। अब आगे अगर कॉमा ऑपरेटर के बाद हम एक और एक्सप्रेशन की बात करें तो लास्ट में हमारे पास में क्या है b - 1। तो b की वैल्यू कितनी थी 40, तो 40 - 1, तो 40 - 1 तो असाइन हो जाएगा a में, लेकिन b की वैल्यू कितनी रहेगी 40, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास में एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं और वो कॉमा से सेपरेट किए हुए हैं तो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का ये तरीका रहेगा। एग्जाम्पल देखा, मैंने इसी तरह के एग्जाम्पल असाइनमेंट में भी दिए थे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को वापस से। यहाँ पर सिंपली क्या किया है b = 3, इस एक्सप्रेशन का पहला पार्ट है कि b में 3 वैल्यू को असाइन किया है, ठीक है। असाइन होने के बाद नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है जो कि कॉमा से सेपरेट की गई है उसमें मैंने लिखा है b + 2, ठीक है। तो b की वैल्यू अभी क्या असाइन हो गई थी 3 असाइन होने के बाद नेक्स्ट b + 2, यानी कि 3 + 2, ये कुछ इस तरीके से आपका एग्जीक्यूशन होगा स्टेटमेंट्स का। तो 3 + 2, तो 3 + 2 अभी रिसेंटली किसकी वैल्यू होगी a की, लेकिन अभी एक और एक्सप्रेशन, अभी कुछ और एक्सप्रेशंस बाकी हैं तो a का फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो कॉमा के बाद
वापस से जो एक्सप्रेशन है उसमें लिखा गया है b इक्वल टू 10, यानी कि अब फाइनली b की वैल्यू कितनी हो गई, पहले 3 थी, अब 3 से हटके वो 10 हो गई। ठीक है, 10 होने के बाद अब नेक्स्ट कॉमा ऑपरेटर दोबारा से पुट किया गया है और अब लिखा गया है b इक्वल टू, अब देखें अब जो b की वैल्यू है वो कौन सी यूज में आएगी, जो इससे जस्ट प्रीवियस थी। ठीक है, तो प्रीवियस वैल्यू थी 10, तो 10 इंटू 4। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, और ये 40 किस में असाइन हो जाएगा, b में। तो अब b की फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 40। ठीक है, 40 वैल्यू होने के बाद एक बार और कॉमा लगाया गया। अभी भी a का अगर हम रिजल्ट देखें तो अभी a में 40 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये इंटरमीडिएटरी रिजल्ट है a का। ठीक है, उसके बाद वापस से कॉमा लगाया गया है और कॉमा लगाने के बाद b माइनस 1 है, तो दैट मीन्स b की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी 40, तो 40 माइनस 1। ठीक है, अब 40 माइनस 1 के बाद और कोई कॉमा ऑपरेटर नहीं है, तो दैट मीन्स अब अगर मैं a की बात करूं तो a का फाइनल रिजल्ट तो हो जाएगा 40 माइनस 1 यानी कि 39 अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर मैं b की बात करूं तो b का रिजल्ट कितना हो जाएगा 40। वो एक बार हमने असाइन कर दिया, दोबारा से असाइन नहीं हुआ है b में, वो सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, उस एक्सप्रेशन में हमने कहीं ये नहीं लिखा है b बराबर। ठीक है, यहाँ b इक्वल टू ऑपरेटर नहीं लगाया। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। यस, अब आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी होगी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। ठीक है, बेसिकली एक हमारे पास में प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा जो प्रोग्राम है उसको लिखने का क्या तरीका है, हम प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं या फिर प्रोग्राम्स में कोई कंडीशन यूज में लेकर आ रहे हैं या प्रोग्राम में कोई लूप यूज कर रहे हैं। तो इस बेसिस पर हम प्रोग्राम्स के जो तरीके बनाने के तरीके को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि कभी कभी इस टॉपिक पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो पहला तरीका होता है हमारे पास में सीक्वेंस, जहां पर हम प्रोग्राम की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने कोई भी डिसीजन या कोई भी लूप या कोई कंडीशन नहीं लगाई। ठीक है, तो ये सिंपल सीक्वेंशियल तरीका हो गया हमारे पास में प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट का। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट के 3 पार्ट्स की बात कर रही हूँ। तो पहला पार्ट तो हो गया हमारे पास में सीक्वेंस, या जिसको हम सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट कहेंगे। दूसरा हो गया हमारे पास में इफ एल्स। ठीक है, इफ यानी कि हम कहें कि सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन में हमारे पास में स्विच भी आता है, इफ एल्स भी आता है। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट जहां पर हमें कोई डिसीजन किसी कंडीशन के बेस पर लेना है, तो वो तरीका कहलाएगा प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट का सिलेक्शन। ठीक है, या फिर हम ब्रांचिंग भी कह सकते हैं। तो अभी और लास्ट जो हमारे पास में प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट होता है वो होता है हमारे पास में आइटरेशन। ठीक है, जहां पर हम लूप यूज करते हैं। तो लूप अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, अभी हमने सीक्वेंशियल मेथड जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट का है उसको देख लिया है, और इसके बाद अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेक्शन, या मैं यूं कहूँ कि ब्रांचिंग। ठीक है, यानी कि कौन सी कंडीशन के बेस पे कौन सा रिजल्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, कौन सा स्टेटमेंट डिस्प्ले होना चाहिए, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज की क्लास में ओवर होने के बाद मैं कुछ असाइनमेंट्स भी दे दूंगी आप लोगों को, आप उनको सॉल्व करना। ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो हम एक बार उनको डिस्कस कर लेंगे। हालांकि इफ एल्स हमने देख लिए थे, बट एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने पुट किया है कि सबसे पहले एक नंबर का इनपुट लिया और उस नंबर को चेक करवाया है। तो हमने एक मॉड ऑपरेटर पढ़ा था। तो सिंपली मॉड ऑपरेटर क्या करता है, जो भी हमारा नंबर है, ठीक है, जो भी नंबर इनपुट किया गया है उसको मॉड करेगा किससे, 2 से। ठीक है, और हमें क्या रिटर्न करेगा, रिमाइंडर, जिसको कि हिंदी में हम कहें शेषफल। ठीक है, अब इस केस में लेट्स से कि यूजर ने इनपुट दिया 45।
तो 45 2 से कभी भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो इस केस में ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, ठीक है, ये जो हमने कंडीशन लगाई है उसका ये ट्रू पार्ट हो गया और ये फॉल्स पार्ट। तो कंडीशन तो अभी फॉल्स है, इसके अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लिया जाएगा कि वो एल्स पार्ट में जाएगा प्रोग्राम का कंट्रोल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नंबर इज ऑड जो स्टेटमेंट है वो आपकी स्क्रीन पर एज अ आउटपुट शो हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखें, अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होता, फिर एल्स पार्ट को क्या कर दिया जाता, डिस्कार्ड कर दिया जाता, ठीक है। तो ये कहलाएगा सिलेक्शन स्टेटमेंट। और सिलेक्शन में या ब्रांचिंग में हमने पहला एग्जाम्पल इफ का देखा, ठीक है। हालांकि हमने इफ एल्स को लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ भी देखा था। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में प्रोग्राम है वो है गो टू, ठीक है। गो टू स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पर एक देखिए किस तरीके से हमें गो टू यूज करना होता है। गो टू स्टेटमेंट्स की हम बात करें, सिंपली ये जो कंसेप्ट है ये आता है हमारे पास में जंपिंग कैटेगरी को, ठीक है। यानी कि अगर हमें प्रोग्राम के बीच में, ठीक है, कहीं किसी पार्ट पर स्विच करना है, जैसे कि अगर मैं बात करूं किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, या आपके पास में कुछ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी होते हैं, तो उसमें से हम गो टू हमारे पास में एक जंपिंग स्टेटमेंट भी होता है, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे हैं गो टू स्टेटमेंट जो कि एक तरह से जंपिंग स्टेटमेंट है, ठीक है। किस तरीके से यूज में आएगा देखते हैं। अगर हमें गो टू स्टेटमेंट करना है, जैसे कि नाम से समझ आ रहा है गो टू, ठीक है, तो प्रोग्राम का कंट्रोल अगर आपको किसी और पर्टिकुलर सेक्शन पे वापस से पुट करना है, चाहे प्रोग्राम की बिगिनिंग हो या प्रोग्राम की एंडिंग हो, तो हम गो टू स्टेटमेंट के थ्रू पुट कर सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से। गो टू को यूज करने से पहले हमें एक लेबल बनाना जरूरी होता है, ठीक है, जहां पर हम जंप कर सकें। जैसे आप लोगों को ध्यान होगा हम लोगों ने वर्ड में एक कंसेप्ट पढ़ा था गो टू, वहां पर भी अगर आपको किसी स्पेसिफिक पेज पर जाना है, वर्ड में हमारे पास में ऑप्शन होता है, हालांकि पावर पॉइंट में भी होता है और एक्सेल में भी होता है। तो अगर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी पेज पर जाना है तो आप गो टू ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। सेम विथ दिस गो टू, ठीक है। कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक वन नाम का लेबल बनाया, लेबल के लिए मैंने वन लिखा है और यहाँ पर कोलन लगाया, ये लेबल को बनाने का तरीका है, ठीक है। देन अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक नंबर का इनपुट लिया है, तो लेट्स से कि यूजर ने यहाँ पर नंबर का इनपुट दिया 10, ठीक है। अब अगर नंबर का इनपुट दिया 10 तो देन मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि क्या जो नंबर की वैल्यू है वो 0 से छोटी है क्या। अगर 0 से छोटी है तो उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है गो टू 1, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो गो टू 1 जैसे हम स्टेटमेंट लिखते तो जो हमने वन नाम का लेबल बनाया है, ठीक है, और वन जो यहाँ लिखा है, तो प्रोग्राम का कंट्रोल ऑटोमेटिकली कहाँ ट्रांसफर हो जाता, इस वन स्टेटमेंट पर, और वापस से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते, ठीक है। अभी जो हमने इनपुट लिया अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट, यहाँ पर हमने जो 10 इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन तो हो गई फॉल्स, ठीक है, यानी कि ये पार्ट स्किप हो जाएगा, यानी कि वापस से प्रोग्राम इस लेबल से एग्जीक्यूट होना शुरू नहीं होगा, ठीक है। तो देन इसके बाद ये जो हमारे पास में स्टेटमेंट है कि पॉजिटिव नंबर इज, यहाँ पर सिंपली क्या डिस्प्ले हो जाएगा 10, अगर हमने 10 वैल्यू का इनपुट लिया है, ठीक है। अब एक बार और इस प्रोग्राम को देखते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ तो यूजर ने अभी इनपुट दिया माइनस का 14, ठीक है, माइनस का 14 है, लेकिन मैसेज क्या गया है यूजर के पास में, एंटर अ पॉजिटिव नंबर। तो जब तक यूजर पॉजिटिव नंबर नहीं दे रहा तो देखते हैं हम यहाँ पर आगे क्या होगा। ये एक तरह से लूप का काम कर रहा है, ठीक है। अब वापस से मैसेज में यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लिखा गया, लेकिन हमने इनपुट लिया सेकेंड टाइम हमारा इनपुट था यहाँ पर -14। अब -14 को वापस चेक किया जाएगा, क्या -14 0 से, ये कुछ इस तरीके से -14 इज लेस देन 0,
ठीक है, अभी ये कंडीशन क्या है, इस केस में ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, क्योंकि 0 बड़ा होता है नेगेटिव वैल्यू से, तो कंडीशन अगर ट्रू है तो उसके अकॉर्डिंग वापस से ये जो स्टेटमेंट है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पे क्या लिखा गया, गो टू 1, यानी कि प्रोग्राम का कंट्रोल इस 1 नाम के लेवल पर शिफ्ट हो जाएगा, वापस से एग्जीक्यूशन शुरू होगा, ठीक है, और वापस से इनपुट लिया जाएगा। अब अगर वापस से नेगेटिव वैल्यू आप डालते रहेंगे, ठीक है, इनफाइनाइट टाइम्स, तो ये प्रोग्राम एक तरह से चलता रहेगा, ठीक है। एंड कब होगा प्रोग्राम, जब हम यहाँ पर इनपुट में कोई पॉजिटिव नंबर इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से भी हम कुछ वैलिडेशंस को हम अपने प्रोग्राम में परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इस प्रोग्राम में हमने सिंपल ये किया कि जब तक यूजर पॉजिटिव नंबर नहीं डालते था तब तक हम उससे इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव नंबर आए, यूजर इंसर्ट करेगा तो हमारे पास में मैसेज आ जाएगा पॉजिटिव नंबर इज, और उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। यस, किसी को कुछ पूछना है? आगे यहाँ देखें, मैंने कुछ आउटपुट भी इस तरीके से डिस्प्ले करवाया है कि अगर मैंने पॉजिटिव नंबर के मैसेज में -12 या -10 दे दिया तो वापस से इनपुट लेता जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम। और उसके बाद जैसे ही अगर हम पॉजिटिव नंबर इंसर्ट करेंगे तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा और पॉजिटिव नंबर इज, ये जो मैसेज है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हमने इफ एल्स के साथ में लॉजिकल और स्टेटमेंट का एग्जाम्पल देख लिया था, इसलिए इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट, हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर को भी देखा था इफ एल्स इफ के साथ में। हालांकि लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें आगे के प्रोग्राम्स में भी वापस से काम आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक यहीं पर ओवर हुआ है। तो इस प्रोग्राम को भी मैं स्किप कर रही हूँ, 29 और 30 प्रोग्राम को मैंने स्किप किया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास में, हमने इफ एल्स इफ का यूज किया है और हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर क्या है। अब अगर हमें 3 नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिखा है आप लोगों ने किसी और मेथड से इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो नो डाउट वो भी सही होगा। मैंने यहाँ पर सिंपल चेक करवाया है। सबसे पहले लेट्स से कि यहाँ पर यूजर 3 नंबर का इनपुट देगा, ठीक है। 3 नंबर का इनपुट देने के बाद अगर लेट्स से कि पहला इनपुट 45, दूसरा इनपुट 345 और लास्ट इनपुट 678 दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने चेक करवाया है। सबसे पहले मैंने ए को चेक करवाया, क्या ए बी और सी से बड़ा है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर हम बी को चेक करवा रहे हैं, क्या वो ए और सी से बड़ा है क्या, ठीक है। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होगी तो हम चेक करवा रहे हैं क्या सी एग्जैक्टली बड़ा है बाकी ए और बी से, ठीक है। अगर लास्ट केस की बात करूं, इनमें से कोई भी कंडीशन फॉल्स हुई, अब आप में से कोई बता सकता है कि तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स कब होगी? लेट्स से कौन आंसर देगा आज? लेट्स सी, इसका आंसर कोई देगा कि तीनों में से ये तीनों कंडीशंस कब फॉल्स होंगी, ठीक है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर इनपुट्स की बात करूं तो इस इनपुट के अकॉर्डिंग अगर हर एक कंडीशन के टेस्ट की बात करें तो पहली कंडीशन यहाँ पर इस तरीके से फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। फॉल्स हो जाएगी तो सेकंड कंडीशन का एग्जीक्यूशन होगा, सेकंड कंडीशन भी इस केस में क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 345 45 से तो बड़ा होता है, लेकिन जो 345 है वो 678 से बड़ा नहीं होता, ठीक है। तो अब थर्ड कंडीशन की एग्जीक्यूशन की बात करें तो इस केस में यहाँ पर ये दोनों कंडीशन, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो दूसरी कंडीशन को सिंपली चेक किया जाएगा, दोनों कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट में यहाँ पर सी जो वेरिएबल है, ठीक है, मैक्सिमम इज सी डिस्प्ले हो जाएगा।
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। इस केस में 678 जो नंबर है वो मैक्सिमम नंबर है और वो डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में स्विच का एग्जाम्पल। अब स्विच अगेन हमारे पास में सिलेक्शन जो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है उसी का ही एक एग्जाम्पल है, उसी का एक पार्ट है। अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस में से एक कंडीशन एग्जीक्यूट करवानी है और रिजल्ट डिस्प्ले करवाना है तो वी कैन गो फॉर इफ कंडीशन और स्विच स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं स्विच स्टेटमेंट, और इफ के केस में हम सिंपल इफ मल्टीपल टाइम्स इफ लिख के भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को। ठीक है, इफ एल्स भी हमारे पास में प्रोग्राम इफ स्टेटमेंट को लिखने का तरीका है, और इफ की नेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने सिंपल इफ एल्स बताया है और इफ एल्स इफ बताया है। अब आगे देखते हैं स्विच स्टेटमेंट कैसे काम करेगा। अगर हम स्विच स्टेटमेंट की बात करें तो सिंपली मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर का इनपुट लिया है यूजर से। अगर यूजर ने इनमें से कोई कैरेक्टर इनपुट किया, ठीक है, तो मैसेज आ जाएगा हमारे पास में अपर केस और लोअर केस वॉवेल। ठीक है, लेकिन इनके अलावा कोई कैरेक्टर है तो सिंपली मैंने यहाँ पर स्विच केस में हम एक डिफॉल्ट अगर हम मैसेज देना चाहें, यानी कि अगर कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई, कोई भी केस, यहाँ पे कंडीशन की जगह वर्ड होता है केस, तो अगर कोई भी केस एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो यहाँ पर डिफॉल्ट जो हमारे पास में केस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखें, लेट्स से कि यूजर ने यहाँ पर इनपुट दिया यूजर ने, लेट्स से कि स्मॉल ई। ठीक है, स्मॉल ई अल्फाबेट का इनपुट दिया, तो स्मॉल ई को हर एक केस से, क्योंकि मैंने हर एक केस के बाद ब्रेक नहीं लगाया, तो देखें हर एक केस यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, इससे मैच होगा। ठीक है, ई कैरेक्टर से, तो ई कैरेक्टर से सबसे पहले ए मैच होगा, मैच नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट ई, कैपिटल ई के साथ चेक किया जाएगा, देन कैपिटल आई के साथ में, देन कैपिटल ओ। ठीक है, कैपिटल यू के साथ में इस स्मॉल ई को चेक किया जाएगा। अब अगर इनमें से भी लेट्स से कि यहाँ तक कुछ मैच नहीं हुआ तो ई को चेक किया जाएगा, अगर ई यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर फाइनल हमारे पास में जो स्टेटमेंट है, यानी कि अपर केस और लोअर केस वॉवेल, ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली अगर हम केस में कहीं पर भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे केसेस क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस केस में बाकी के केसेस भी यहाँ पर आई ओ यू भी चेक होंगे। इसलिए स्विच स्टेटमेंट के केस में जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये होता है कि आप जब भी केस स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ आप ब्रेक स्टेटमेंट जरूर लिखें। अभी इस केस में जब ई को चेक किया जा रहा था तो बाकी स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो रहे थे। ठीक है, तो इसको स्किप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल जो इफ स्टेटमेंट है उसमें ब्रेक स्टेटमेंट अगर लिखेंगे तो बाकी के कोई भी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ये एक स्विच का हमारे पास में एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू दिस इनपुट हमारे पास में जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो क्या हो जाएगा, रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पास में अपर केस और लोअर केस वॉवेल, अगर इनपुट स्मॉल ई लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास में स्विच का एक एग्जाम्पल है वो ये है कि मैंने इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एक तो इनपुट लिया है ऑपरेटर का, ठीक है, और बाकी दो नंबर्स का इनपुट लिया है। ठीक है, अब उन सबको मैंने चेक करवाया है कि अगर यूजर ने इनपुट ऑपरेटर में, यानी कि ऑपरेटर सिंबल में अगर प्लस दिया है तो सिंपली प्लस, यानी कि दो नंबर्स जो हमने इनपुट लिया उनका एडिशन हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑपरेटर में हमने इनपुट लिया होता लेट्स से कि माइनस, तो यहाँ पर चेक किया जाता कि क्या ch की वैल्यू उस पर्टिकुलर कैरेक्टर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अगर माइनस के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता। ठीक है, तो सिंपल मैंने जब इस प्रोग्राम के आउटपुट की बात करें तो लेट्स से यूजर ने अगर प्लस
का सिंबल पुट किया, ठीक है, तो प्लस जो इनपुट है वो CH में असाइन हो जाएगा और इसको चेक किया जाएगा किसके साथ में, इस पर्टिकुलर केस के साथ में, ठीक है। तो अभी फर्स्ट केस के साथ में ये मैच हो जाता है, ठीक है, प्लस जो है CH की वैल्यू वो एग्जैक्टली इस केस से मैच हो जाएगी। तो सम इज, ठीक है, दो नंबर्स का जो सम है जो कि हमने इनपुट लिया अगेन यूजर से, जैसे कि मैंने 30 और 12 का इनपुट लिया, तो रिजल्ट यहाँ पर 42 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।